अब आपसे बोला जाता है ऑप्शन 3 में, क्वेश्चन 3 में कि भाई व्हाई इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजुअली ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। ये हमने अभी लास्ट क्लास का जिक्र भी किया था कि भाई हाई वोल्टेज के ऊपर एनर्जी ट्रांसमिशन क्यों की जा रही होती है। देखो, मैंने आपको बताया था हाई वोल्टेज से करंट गिर जाता है, करंट गिरने से ट्रांसमिशन लाइन में होने वाली थर्मल लॉसेस रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ये कह रहा है कि एज लिटिल एनर्जी एज पॉसिबल इज वेस्टेड इन द ट्रांसमिशन केबल, कि ट्रांसमिशन केबल्स के अंदर कम से कम एनर्जी जो है वो आपकी जाया हो रही है। तो ये तो शुरू के थोड़े आसान आसान एमसीक्यू। अब जरा लेवल बढ़ा। फोर्थ, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड सवाल। Which transformer arrangement produces an output voltage that is larger than the input voltage? इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की मिसाल होनी चाहिए। सही, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा ए में और बी में नजर आ रहे हैं, सी और डी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ए में एक मसला है, ए में लगी हुई है डीसी। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं कर पाता, जब उस वक्त ऑपरेट करता है जब स्विच क्लोज या ओपन हो, वरना ट्रांसफार्मर डीसी पे कभी भी ऑपरेट नहीं। तो ए हमारा गलत हो गया, जो करेक्ट आंसर हुआ हमारा वो हो गया बी। ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट पे आउटपुट भी आपको मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंड पे ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा आउटपुट। इसमें अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। लाए भाई, यहाँ पे हमारा सिलसिला ये था कि हमें लार्जर आउटपुट वोल्टेज चाहिए था इनपुट के मुकाबले में। इनपुट के मुकाबले में आउटपुट वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा होने चाहिए प्राइमरी के मुकाबले में। तो जो लेस नंबर ऑफ टर्न्स वाले हो गए थे, जैसे एक ये और एक ये, इनको हमने सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया। इसमें तो आउटपुट कम वोल्टेज का मिलेगा, हमें हाई वोल्टेज का आउटपुट चाहिए। आउटपुट वोल्टेज लार्जर देन इनपुट, यानी ए हो सकता था या बी हो सकता था। लेकिन जब हमने ए में गौर किया तो ए में डीसी इनपुट दिया गया। हमें पता है ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर एसी पे काम, लिहाजा ए भी रिजेक्ट हो गया। हमारे पास सिर्फ वाहिद एक आंसर है, वो है जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल को चलो आप लोग खुद पढ़ो जरा और सोच के जवाब देने की कोशिश करो अगर समझ में आ जाए।
हाँ भाई, जवानों सोचा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। एक एसी जनरेटर आपने कनेक्ट कर दिया गया। Some changes are made one at a time. The speed of the drive is changed, strength of the magnet change, number of turns change, value of resistor change. How many of these alter the value of EMF generated by the coil? अब देखो, अगर EMF coil generate कर रहा है तो according to Faraday's law, EMF induced in the conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. मतलब the faster you move the magnet, the more the EMF. The stronger the magnet, the more the EMF. The larger the number of turns, the more the EMF. 3 तरीकों से वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है, स्पीड बढ़ा के, स्ट्रेंथ बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। वैल्यू ऑफ रेजिस्टर से जनरेटेड वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो आंसर होगा इस वक्त होगा सी। ये 3 चीजें हैं जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ा के आपको देते। ठीक है, इसमें कोई मसला? हम रिवाइज करके नहीं बैठी हो बेटा आज, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि बेसिक फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट थी जिसके हिसाब से इस बात का जवाब देना। EMF induced in the conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. इसका मतलब रेट से ताल्लुक है यानी स्पीड, मैग्नेटिक फ्लक्स से ताल्लुक है यानी आपके पास स्ट्रेंथ मैग्नेट की, और लिंकेज यानी कॉइल से इंटरैक्शन। इन 3 चीजों को चेंज करने से EMF इंड्यूस में चेंज आएगा। तो आप स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज करें, आप मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज करें, आप कॉइल की इंटरैक्शन यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल चेंज करें, उससे आपका EMF इंड्यूस डिफरेंट हो जाए। वो 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वैल्यू ऑफ रेजिस्टर से EMF इंड्यूस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रेजिस्टर वोल्टेज नहीं बना रहा, वोल्टेज कॉइल के अंदर बना। रेजिस्टर को तो सिर्फ मिलेगा वोल्टेज, इसलिए रेजिस्टर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट आएगा वो आपके पास जनरेशन के ऊपर आएगा, वो भी इन 3 चीजों की वजह से। इसीलिए जो हमारा आंसर हुआ वो 3 हुआ। रिवाइज करके बैठा करो लाइबा, बगैर रिवाइज करे बैठोगे तो मसले होंगे मेरे बच्चे, ये चीजें लिंक नहीं कर पा रहे होते। सच सच बताओ, रिविजन किया था या नहीं किया था? हाफ लेक्चर किया था। चलो खैर, मसला हो तो पूछते रहना, मेरे पूछे बगैर मुझसे पूछ लेना। अगर कोई सवाल ना समझ में आ रहा हो तो फौरन पूछ लेना कि सर ये बात समझ नहीं आई। अब 6 बोलता है अ सिंपल एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज दैट वेरीज विद टाइम। एक VT ग्राफ, which graph shows how the voltage varies with time when the generator rotates at twice the original speed। रोटेशन की स्पीड आपने डबल कर दी। अब देखो, रोटेशन की स्पीड डबल करो तो वोल्टेज भी ज्यादा इंड्यूस होगा और कम टाइम में इंड्यूस होगा, क्योंकि आप डबल स्पीड में रोटेट कर रहे हो ना। तो पहले अगर 4 सेकंड में एक रोटेशन मुकम्मल हो रही है तो अब 2 सेकंड में एक रोटेशन मुकम्मल। तो जो ग्राफ है वो एम्पलीट्यूड में ज्यादा होगा और श्रिंक हो चुका होगा। अब 2 के अंदर आपके पास एक पूरा साइकिल बनेगा। ऐसा ऑप्शन हमें सिर्फ डी पे नजर आ रहा है, जिसमें 2 सेकंड्स में हमारे पास एक साइकिल मुकम्मल भी हुई और जो EMF है वो 1 से बढ़ के 2 वोल्ट्स पे चला गया।
डबल हो गया ईएमएफ, क्योंकि जब हमने रोटेशन डबल की तो ईएमएफ इंड्यूस भी डबल होगा, स्पीड बढ़ गई ना। जितना फास्ट मैग्नेट मूव करेगा या कॉइल मूव करेगा उतना ज्यादा ईएमएफ हम इंड्यूस कर सकेंगे और उतनी जल्दी इंड्यूस हो पाएगा उसमें। तो टाइम पीरियड भी कम हो गया और वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया है। ये सवाल था। 7 ट्राई करें अब। ठीक है, एक जवाब तो आ गया हमारे पास। और आ गया मुर्तजा, सवाल को गौर से पढ़ो। अब मैग्नेट इज पुश्ड स्लोली इनटू अ कॉइल। पहले मैग्नेट इंसर्ट किया जा रहा है और स्लो स्पीड पे किया जा रहा है। और करंट की डायरेक्शन दिखा दी गई। अब वो बोलते थे मैग्नेट इज देन पुल्ड आउट क्विकली। मैग्नेट को बाहर निकाला गया और स्पीड बढ़ाई गई है। जब मैग्नेट को बाहर निकालोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो चेंज हो जाएगा। पहले इंसर्ट हो रहा था, अब बाहर निकाल ले तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सही है, क्योंकि अभी अगर मिसाल लो कि ये नॉर्थ है तो इंसर्ट कर रहे हो तो इधर नॉर्थ पोल आ रहा हो और इधर साउथ पोल। अब अगर मैग्नेट निकालने शुरू कर दो तो इधर साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा। अगर आप मैग्नेट को पुल करना शुरू करो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अब अट्रैक्ट करेगा कॉइल को। अपोज करता है ना अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। आप मैग्नेट इंसर्ट करेंगे तो वो रिपेल करेगा, हम मैग्नेट बाहर निकालेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा उसे। तो पहले अगर नॉर्थ राइट साइड पे आ रहा था तो नॉर्थ लेफ्ट पे चले गया। जब पोल की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट भी चेंज हो जाएगा आपके पास। तो इसलिए डायरेक्शन रिवर्स होगा लेकिन साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब आप वही काम कर रहे हो लेकिन फास्ट कर रहे हो। पहले स्लो इंसर्ट कर रहे थे, अब आप रिमूव कर रहे हो लेकिन फास्ट स्पीड पे कर रहे हो, इस वजह से ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर भी होगा। लाइबा, समझ में आया? तंजील, नोक का क्या मतलब, समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन नहीं है? बेटा पूछोगे नहीं क्या? मैं निकाल देता हूँ फिर तुम्हें क्लास से, तुम बैठे रहो अपने पास जाकर, तो तुम्हें सवाल ही नहीं पूछना जब नहीं समझ में आ रहा तो। पूछ क्यों नहीं रहे हो, क्वेश्चन क्यों रेज नहीं करते हो? मैं देखो यहाँ हुआ क्या है, इस सवाल को पढ़ा आपने? सवाल में क्या कहा गया है कि पहले मैग्नेट आपने पुश किया और स्लोली पुश कर रहे हो।
तो आप पुश कर रहे थे तो उसने बताया भाई करंट की डायरेक्शन ये है, राइट साइड पे जा रहा है। अब वो बोल रहा है कि हम करंट की डायरेक्शन आप मुझे बताइए और मैग्नीट्यूड भी बताइए कि अगर हम मैग्नेट को पुल करें बाहर की तरफ निकाल, सही, जब हम मैग्नेट को बाहर की तरफ निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट कॉइल में चेंज हो जाएगा। यही चीज तो हमने देखी थी जब हम फैराडेज लॉ की पहली क्लास पढ़ा रहे थे आप, कि जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाया गया तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आई, लेकिन जब मैग्नेट को कॉइल से बाहर निकाला गया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पलट गई थी। हमें ये पता है कि डायरेक्शन में शिफ्ट आ जाना है, तो वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने पुल आउट तो किया लेकिन क्विकली किया, हमने बाहर निकालने की स्पीड बढ़ा दी है कॉइल। मसला ये जब आपने स्पीड इंक्रीज कर दी तो आप ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस करेंगे यहाँ पे, इस वजह से आपका आंसर भी बना कि डायरेक्शन भी रिवर्स होगा और साइज ऑफ करंट भी बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, 10 पे आते हैं। The diagram shows part of an AC generator when its coil is in the horizontal position. The graph shows the voltage output plotted against time. Which point on the graph shows when the coil is in the vertical position? मैंने बताया था coil जब vertical पे होता है voltage जीरो हो जाता है, क्योंकि उसी के बाद डायरेक्शन पलटनी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर शिफ्ट तब आता है। तो coil वर्टिकल पोजीशन पे तब होगा जब वोल्टेज जीरो होगा, यानी एक ही ऑप्शन है वो है बी। जब भी कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे होगा वोल्टेज आपके पास जीरो हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करने के बाद वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, करंट की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। वोल्टेज पॉजिटिव था तो नेगेटिव होगा, सही है। जहन में ये एज अ पॉइंटर रख लेना कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल है तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, और अगर कॉइल वर्टिकल है तो जीरो हो जाता है वोल्टेज। 11 करते हैं। बोलते हैं the transformer connected to a 240 volts main supply is used to light 24 watt lamp। एक ट्रांसफार्मर है, 240 वोल्ट की सप्लाई है इस पे इनपुट, और जो आउटपुट मिल रहा है वो 24 वाट का मिल रहा है, पावर आउटपुट है। वो बोलते हैं द करंट इनपुट टू द ट्रांसफार्मर इज 0.11 एम्पीयर, इनपुट वोल्टेज इज 240, यूजफुल आउटपुट इज 24, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट वन पावर इनपुट इनटू 100। आउटपुट पावर इसमें दे दिया आपको 24 वाट्स। इनपुट पावर, अब देखो वोल्टेज पता है आपको, करंट पता है, और आपको ये भी याद है पावर का फॉर्मूला होता है आई वी। तो मैं पावर इक्वल्स आई वी लगा के इनपुट पावर निकाल सकता हूँ, तो मैं नीचे इसमें आई वी वैसे ही कर देता हूँ। इनपुट पावर आई और इंटू वी से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप एफिशिएंसी की वैल्यू डिटरमिन कर लो, मशीन आपकी कितनी एफिशिएंट है। अच्छा, आंसर में परसेंटेज नहीं है तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो आंसर परसेंटेज में मांगता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, उसने परसेंटेज में नहीं मांगा, उसने सिर्फ रेशियो मांग दिया, सही। तो मैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 24 डिवाइड बाई 240 इंटू 1.1, सॉरी 0.11, 0.90909 इस तरह से चल रहा है, यानी 0.91 आपके पास जो एफिशिएंसी आ गई वो 0.91। परसेंटेज में बात करता है तो 91% एफिशिएंट होता है ट्रांसफॉर्मर, कि भाई जितने आपने इनपुट दिया उसमें से 91% आपको आउटपुट मिल गया, 9% जो है आपकी एनर्जी वो ज़ाया हो गई। मैं बात फिर रिपीट कर देता हूँ, मुझे एफिशिएंसी चाहिए थी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मुझे पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अब मैंने देखा कि भाई आउटपुट पावर तो मुझे पता है 24 वाट्स मिल रही है,
क्योंकि लैंप 24 वॉट्स पे ऑपरेट कर रहा है। इनपुट पावर नहीं पता थी, लेकिन इनपुट में वोल्टेज और करंट पता, और फॉर्मूला भी पता है पावर का, कि पावर होती है आई वी के बराबर। मेरे पास करंट है, वोल्टेज है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे इनपुट पावर भी मिल गई। और आंसर मुझे चाहिए था पॉइंट्स में, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं चाहिए था, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया उसे। नाइनटीन देख। An ideal transformer has a primary voltage of 600 volts and a secondary voltage of 240 volts. So ये primary voltage दे दिया, secondary voltage। The secondary coil is attached to a resistor of 120 ohms. What is the power dissipated in the resistor and the current in the primary coil? Okay. Power dissipated in resistor कितनी हो रही है? So ये, और primary coil में current कितना है? तो देखो, सबसे पहले पावर तो आप रेजिस्टर के अंदर आराम से निकाल सकते हो। आपको रेजिस्टर पे आने वाला वोल्टेज भी पता है, आपको रेजिस्टर के रेजिस्टेंस भी पता है, और आपके पास एक फॉर्मूला होता है पावर का, V²/R, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो रेजिस्टर पे पावर आउटपुट कितना आ रहा है। तो वोल्टेज है 240 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस है 120 ओम्स। तो यहाँ से आपको पावर के बारे में पता चल जाएगा कि पावर कितना, 240² / 120, आंसर हो गया 480 वॉट्स। मतलब इतना तो क्लियर हो गया, आंसर या तो सी है या डी। अब वो बोल रहे हैं करंट बताइए प्राइमरी कॉइल में। अब प्राइमरी कॉइल में करंट कैसे पता है बंदा? प्राइमरी कॉइल में तो खाली वोल्टेज पता है। उसने एक बात कही है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। मैंने एक बात ये बताई थी आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में, कि उसका इनपुट पावर और उसकी आउटपुट पावर सेम होती है। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर की निशानी, एनर्जी लॉस नहीं होता। तो अगर आपके पास आउटपुट पावर 480 है, तो आपकी इनपुट पावर भी 480 ही हो जाएगी, एनर्जी लॉस नहीं हो रही भाई कोई। अब यहां से आप पावर इक्वल्स आई वी लगा सकते। 480 वॉट्स की पावर, करंट मालूम करना है, 600 वोल्ट्स का वोल्टेज, यहां से आप करंट की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते। ये आ गया 0.8 एम्पियर्स। मुझे भी पता चल गया कि भाई हमारे पास जो इनपुट कॉइल के अंदर यानी प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा वो 0.8 एम्पियर्स। तरह से आंसर हो गया सी। सवाल को देखो तसल्ली से, मैंने क्या क्या किया है। जहां कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लो।
फिर आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है इसमें तो। गो थ्रू दिस 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। इसका जवाब आप सब ने देना है। अगर किसी को जवाब नहीं आ रहा हो समझ में तो वो मुझे बोल सकता है, सर समझ नहीं आया, लेकिन रिस्पॉन्स मुझे सबसे चाहिए। मोमेंटरी का मतलब होता है एक लम्हे के लिए, मोमेंट से रहने के लिए। मोमेंटरी मीन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। श्योर भाई, इसका आंसर बी है, क्योंकि जब वो कॉइल की तरफ आ रहा था तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन राइट की तरफ है। अब जब वो कॉइल से दूर जा रहा होगा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दैट विल शो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट। क्योंकि जब ये कॉइल की तरफ से दूर जा रहा होगा, जैसे अभी अगर ये आ रहा है तो ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। अब जैसे ही वो कॉइल को लीव करता हुआ जा रहा होगा तो ये साउथ इधर पड़ेगा, तो अब यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, ऊपर साउथ चला जाएगा। क्योंकि अब जब ये कॉइल से दूर जा रहा होगा मैग्नेट, तो कॉइल उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी डिफ्लेक्शन होगी, करंट चेंज हो जाएगा। इट विल शो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट। थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन है ये लेफ्ट, थोड़ी देर के लिए इसलिए क्योंकि उसके बाद करंट का फ्लो जो है वो खत्म, मैग्नेट जो है वो दूर चला जाएगा कॉइल के अप्रोच। फील्ड लाइंस कॉइल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। थर्टी नाइन ट्राई करो।
अच्छा भाई, 2 लोगों के जवाब तो मेरे पास आ गए। लाइबा का आ चुका है, बाकी मुर्तज़ा का भी आ चुका है और हसन का भी आ गया। क्वेश्चन ये था, क्या मैग्नेट मूव्स अप एंड डाउन अबव अ कॉइल ऑफ वायर? वो आपसे कह रहे हैं कि एट द बॉटम ऑफ द मैग्नेट मूव्स अप एंड डाउन बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। ठीक है भाई, एक्सट्रीम्स है पी और आर। अच्छा, एक्सट्रीम्स पे मुझे बताओ, पी पे और आर पे जो मैग्नेट है वो मूव कर रहा होगा या एक लम्हे के लिए आके रुकेगा, ये बताओ। भाई मेरा सवाल ये है, पॉइंट पी पे और पॉइंट आर के ऊपर जो मैग्नेट है वो एक लम्हे के लिए रुकेगा या मूवमेंट में होगा? ये एक्सट्रीम्स है पॉइंट पी और पॉइंट आर। बिल्कुल, एक लम्हे के लिए वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। सही। तो जब वो यहाँ पे आके रुकेगा तो इसका मतलब मूवमेंट तो है नहीं, तो करंट तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए पी और आर पे। मैग्नेट रुका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा। क्यू पे वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करता हुआ जा रहा होगा, तो सबसे ज्यादा ईएमएफ जो है वो आपको क्यू की तरफ मिलना चाहिए। जब वो मैग्नेट क्यू पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा तो उस वक्त सबसे ज्यादा ईएमएफ होगा। तो बोलते हैं, वेयर इज द बॉटम ऑफ द मैग्नेट व्हेन देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल? एट पी एंड एट आर। तो इन दोनों पे कॉइल, जो कॉइल बोला, मैग्नेट जो है वो एट रेस्ट हो जाएगा, एक लम्हे के लिए आके रुक जाएगा। इस वजह से जब वो रुक जाएगा तो लाजमी बात है ईएमएफ आपका इंड्यूस नहीं हो सकेगा। भाई फैराडे लॉ क्या बोलता है? फैराडे लॉ की स्टेटमेंट क्या है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुमको, डिस्कशन करके मैं तुम्हें समझा। अब बताओ, व्हाट इज फैराडेज लॉ? अच्छा चलो ठीक है, अगर श्योर है तो फिर रहने दो। देखो, फैराडेज लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है, ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने ये बात कही थी कि जब तक कॉइल मूव नहीं करेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। तो भाई पी और आर पे मूवमेंट थोड़ी है कॉइल की, कॉइल तो एक लम्हे के लिए आके रेस्ट पे आएगा, क्योंकि मैग्नेट जो है, जो कॉइल, जो स्प्रिंग से अटैच हुआ है, स्प्रिंग पूरी तरह तो स्ट्रेच हो चुका होगा, ये कंप्रेस हो चुका होगा। ये एक्सट्रीम्स है ना पी और आर उसके। तो कॉइल पी से ऊपर नहीं जाएगा और आर से नीचे नहीं जाएगा, तो उसका मतलब पी और आर पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो एक लम्हे के लिए रुकेगा वहां। अगर ऊपर जा रहा होगा तो रुके के नीचे आना शुरू होगा, अगर नीचे जा रहा होगा तो रुक के ऊपर जाना शुरू होगा। पी और आर पे वो रेस्ट पे आ जाएगा, मोमेंटरली एट रेस्ट। जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, मूवमेंट ही नहीं होगी, तो फिर करंट कहाँ से, करंट भी नहीं बनेगा ना। ये बात। अब ये सवाल देखो, ये कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मैं भी डिस्कस करता हुआ आगे जाऊंगा, पूरा सॉल्व करके लिख के नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन कहता है, फिगर 8.1 shows two coils of wire wound on an iron ring. One coil is connected in series to a switch and a DC supply. The other coil is connected to a very sensitive center zero ammeter. At first the switch is open as shown in figure 8.1. शुरू में switch open हुआ है and the following actions are taken in turn, मतलब बारी बारी actions दिए गए जो नीचे लिखे हैं. Describe and explain what happens to the reading on the ammeter in each.
एमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा हर केस के। सबसे पहले बोला जाता है स्विच क्लोज किया गया, स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे करंट एकदम से शूट करेगा। जैसे मैंने बताया था भाई, यहाँ पे डीसी करंट जैसे स्विच क्लोज होगा, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट 0 से बढ़ के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। सही। तो जब वो इस मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा होगा तो उस वक्त आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी, वो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कट भी करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से नीडल आपकी डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये चीजें जो हैं ये उस वक्त होंगी जब आप स्विच को जिस लम्हे क्लोज करोगे, लेकिन जिस वक्त आप उसको क्लोज करके छोड़ दोगे, मतलब आपने क्लोज करके बाद छोड़ दिया, तो अब करंट कांस्टेंट हो गया। डीसी सोर्स है ना, करंट वेरी नहीं करता इसमें, करंट हो गया कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट हो गया तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो गई। सही। और इसकी वजह से आपके पास जो ईएमएफ है वो नहीं इंड्यूस हो, क्योंकि देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमें तो चेंज चाहिए होता है ना, कि भाई या तो कॉइल करीब मैग्नेट फील्ड लाइन स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाए या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो, तो चेंज आना चाहिए फील्ड। लेकिन जब करंट कांस्टेंट हो गया प्राइमरी कॉइल का, तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट वैल्यू की हुई। सेकेंडरी कॉइल से इंटरेक्शन तो होगी लेकिन उस इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं बन पा रहा। और फिर जैसे आप स्विच ओपन करोगे तो स्विच ओपन करते ही क्या होगा, करंट आपका ड्रॉप होगा, 0 की तरफ जाएगा। जब करंट ड्रॉप होगा दोबारा आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि अब फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो गया 0 हो गई। पहले 0 से बढ़ के मैक्सिमम पे जा रही थी, अब मैक्सिमम से रिड्यूस होकर 0 हो रही। आपके पास दोबारा ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। डिफ्लेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि पहले पॉजिटिव चेंज था, स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, अब नेगेटिव चेंज, स्ट्रेंथ कम हो रही। तो हमने कल ही इस पूरे सवाल का जो जवाब था वो मेंशन किया था, इसलिए मैंने अभी इसको एज इट इज नहीं लिख पाया। हाँ, कुछ सवालात जो यहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे करवाने चाहिए वो मैं जरा आपको अलबत्ता करवा देता हूँ। ये सवाल देख, Figure 9.1 shows two coils of insulated wire wound on an iron ring. Coil A is connected to a battery and a switch. Switch is open. Coil B is connected to a sensitive center 0 voltmeter. The switch is closed. There is a current in coil A. Switch close किया गया है, coil A में current आपको नजर आ रहा है। ठीक है भाई। On figure 9.1, mark the direction of current in coil A. Coil A के अंदर direction of current mark की। ठीक है, जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, पीछे से ये इस तरह से आ रहा, और इस तरह से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन। फिर बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए जो आयरन रिंग के अंदर बन रही है। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना देते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन रिंग में सर्कुलर होंगी। एक ही आ गई, ऑफ एक ये हो गई, और एक तीसरी मैग्नेटिक फील्ड है।
ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए और इनकी डायरेक्शन को आप राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालोगे। सही, आप इनकी डायरेक्शन को राइट हैंड ग्रिप रूल से निकालोगे। अपने कॉइल ए के अराउंड फिंगर्स को कर्ल करो। सही है, करंट ऊपर की तरफ बाहर से पीछे की तरफ जा रहा है ना, आगे से पीछे। कॉइल को भी, अपने फिंगर्स को भी ऐसे ही कर्ल करो कि फिंगर्स आगे से पीछे की तरफ जानी चाहिए। तो थंब नीचे पॉइंट कर रहा होगा आप, थंब का नीचे पॉइंट करने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो ऐसी बनी, इस तरह से बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैंने राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू इस बात को जज किया। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस being produced over here, और इनकी डायरेक्शन को आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू निकाला। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला चाहिए, राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू, राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू पता चला। फिर बोलते हैं द स्विच इज क्लोज, द वोल्टमीटर डिफ्लेक्ट्स टू द राइट एंड देन रिटर्न्स टू जीरो। जैसे हमने स्विच क्लोज किया, वोल्टमीटर जो वो राइट पे डिफ्लेक्ट होके वापस जीरो पे आ गया। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ डिफ्लेक्शन। तो वही जवाब हमने पहले लिखा था कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे, ये डीसी सोर्स थी, करंट कॉइल ए के अंदर इंक्रीज होगा, उस दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी वो भी इंक्रीज होगी, तो आपको सेकेंडरी कॉइल पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। इस वजह से आपको वोल्टेज भी मिलेगा। लेकिन जब स्विच ओपन किया तो वो पूछ रहे अब बताओ क्या हो। स्विच ओपन करने का मतलब आप करंट को खत्म कर रहे हैं। जैसे स्विच ओपन करोगे करंट गिरेगा, करंट गिरने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिरेगी, चेंज फिर दोबारा आएगा, लेकिन इस बार जो चेंज आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जो चेंज आएगा इस बार वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो इस बार आपके पास जो डिफरेंस होगा वो डिफ्लेक्शन तो आएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। there will be a deflection, but this time the deflection will be in the opposite direction because the strength of the magnetic field decreases to zero. अब बोलते हैं भाई कॉइल ए के अंदर बताइए, तो विदाउट चेंजिंग कॉइल ए state two changes to the apparatus that cause a greater deflection of the voltage. apparatus में दो चेंजेस बताइए जिससे डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो देखो भाई, डिफ्लेक्शन ज्यादा लाने के तीन रास्ते होते थे। ज्यादा फास्ट मामला होना चाहिए कॉइल की मूवमेंट का या मैग्नेट की मूवमेंट का, जो कि यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई मैग्नेट वगैरह नहीं है जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ। यहाँ कॉइल की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो कॉइल बी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और दूसरा रास्ता ये है कि जो वोल्टेज है बैटरी का, ये जो करंट है वो बढ़ाओ। जब बैटरी का वोल्टेज या करंट बढ़ाओगे तो बैटरी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब स्ट्रॉन्ग बड़ी बैटरी यूज करोगे तो उसके करंट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपकी जब इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो आपको ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस, तो कॉइल बी के अंदर फिर आप ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस कर सकते। तो ज्यादा बैटरी, बड़ी बैटरी अगर हुई, ज्यादा करंट बनेगा, ज्यादा करंट से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लिहाजा सेंटर जीरो वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आपको अब ज्यादा मिलेगी। तो दो रास्ते हैं थे हमारे पास, एक तो ये इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बी, और दूसरा increase the voltage of the battery. अब ये इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा रिलेटेड सवाल है। वो बोलते हैं बैटरी इन फिगर 9.1 is replaced by an alternating supply. Output of the coil B is used to power the lamp that is a long distance away. तो ये भी बता दिया गया। Each lead from coil B to the lamp has a resistance of 2.5 ohm. हर लीड की जो रेजिस्टेंस है वो 2.5 ohms की, जो वायर से निकल के यहाँ से निकल के आपके लैंप तक जा रही है। तो बीच में उन्होंने रजिस्टर लगा के दिखा दिया। वो बोलते हैं कि भाई आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉइल बी इज 240 वोल्ट्स, करंट इन द सर्किट इज 1.6 एम्पीयर
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल बी। कॉइल बी में पावर प्रोड्यूस कितनी, भाई पावर का फॉर्मूला IV लगाया जाएगा। 1.6 एम्पेयर का करंट है, 240 वोल्ट्स का वोल्टेज। तो यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड पावर है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो 40 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 384 वॉट्स। ये आपकी पावर प्रोड्यूस्ड है जो कॉइल बी के अंदर आपको मिल रही है। फिर वो बोलता है कैलकुलेट द टोटल पावर लॉस इन द लीड्स ऑफ द लैंप। लीड्स में पावर लॉस कितनी हुई? देखो आपको सर्किट का करंट पता है, करंट इन द सर्किट इज 1.6 एम्पेयर। तो उसका मतलब ये है कि 1.6 एम्पेयर का करंट जो है वो आपके सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही होगी उसकी, लेकिन एम्पेयर 1.6। टोटल पावर लॉस इन द लीड्स ऑफ द लैंप अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप पावर इक्वल्स I स्क्वायर R लगाएंगे। 1.6 एम्पेयर का करंट है और जो रेजिस्टेंस है लीड्स की मिला के 2.5 ये 2.5 ये दोनों को मिला के 5 ओम की रेजिस्टेंस है टोटल। रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है इसलिए मैंने ऐड करा है, पैरेलल में लगी होती तो मैं ऐड नहीं कर सकता। तो टोटल लॉस आएगा आपके पास यहाँ पे वो आ गया 12.8 वॉट। ठीक है, इस तरह के आपको इसमें सवाल मिलेंगे। अब इसके सवाल बाकी जो है इंशाल्लाह ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। जो परेशानी हो, मसले मसाइल हो, ना समझ में आए तो बिल्कुल मुझसे पूछना, मैं समझाऊंगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सवाल और करवा दूं इसके, ठीक है। एक दो सवाल कल मैं और करवाऊंगा, उसके बाद फिर ये है कि हम जो है वो वेव्स वाला सेक्शन शुरू कर देंगे। अगर कल नहीं लगा तो फिर ये है कि मैं नेक्स्ट वीक के अंदर ही मंडे वाले दिन की क्लास में अपना वेव्स का सेक्शन इंशाल्लाह आप लोगों को स्टार्ट करूँगा। ठीक है भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।